नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरी सेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में और जानेंगे लोकसभा से संबंधित क्या यहाँ पे जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं लोकसभा में, उनका क्या कार्यकाल है, कैसे चुनकर आते हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या शक्तियां होती है, ठीक, ये सारे चीज हम विभिन्न जो संबंधित जो भी जानकारी है हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, ठीक है, और जानेंगे जो अक्सर हमको एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और हमें काफी क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे और एक सरल भाषा में जानेंगे आखिर लोकसभा क्या है, ठीक। सबसे पहले बात आती है लोकसभा। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं। अब ये अस्थाई सदन है क्या? अस्थाई सदन इसलिए क्योंकि ये सदन कभी भी घटित हो सकती है। आई बात समझ में? 5 साल तो अमूमन कार्यकाल रहता ही रहता है, लेकिन कभी भी बहुमत होने पर ये क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है, इसलिए इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं। अस्थाई सदन, जैसे राज्यसभा हमेशा स्थायी सदन होती है, ठीक है, जो कार्यकाल जिसका 6 वर्ष होता है, यहां पे अस्थाई सदन हो गया, जिनको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, जनता का सदन। हम जनता के सदन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोकसभा को अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है लोकसभा। अक्सर आपने देखा होगा जब सरकार को चुनने का जब चुनाव वगैरह चलता है, आपके क्षेत्र में देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में भी सांसद वगैरह टिकट वगैरह खरीदते हैं और उम्मीदवार बनकर क्या कहते हैं उस सीट के लिए लड़ते हैं। तो वही बात है कि वहां पे लोकसभा में बहुमत की जरूरत होती है और जिनकी बहुमत होती है वो अपने दल के नेता को चुनते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है अगर वहां से नहीं चुना जाता है तो बहुमत के आधार पर राज्यसभा का सदस्य भी प्राइम मिनिस्टर के लिए वहां पे हो सकता है। जैसे हमने देखा है इंदिरा गांधी और इसी तरह से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री और जो आरबीआई के जो गवर्नर और ग्रेट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, ठीक, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में हमको पता चल गया। अब ये लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का एक अभिन्न अंग है। बगैर लोकसभा के, बगैर राज्यसभा के, बगैर राष्ट्रपति के संसद पूरा नहीं है। मींस एक संसद को फुलफिल करने में 3 अंगों का होना जरूरी है। मींस राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हमने देखा संसद है, ये संसद है, संसद 3 प्रमुख अंगों से बना है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये 3 प्रमुख अंग है, ये अभिन्न अंग है संसद के। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी प्रस्ताव पारित करते, कोई भी बिल कानून वगैरह बनाते हैं, कोई भी प्रस्ताव ले आते तो पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर लास्ट में जब दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उसके बाद हम राष्ट्रपति के सहमति के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए उनके पास भेजते हैं। मतलब कोई भी कानून बगैर राष्ट्रपति के नहीं बन सकता है, या फिर कोई भी कानून बगैर इस 3 अंगों के नहीं बन सकता। मींस संसद इन तीनों के बिना अधूरा है। तो इन तीनों के मिलकर मतलब क्या बनता है? संसद बनता है। जब हम कोई भी प्रस्ताव वगैरह, बिल वगैरह लाते हैं तो दोनों सदनों में पास करते हैं और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के तौर पर हम उसको क्या करते हैं? सहमति प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। और आपको यह भी पता होगा जो राष्ट्रपति हैं वो नामात्र के कार्यकारी होते हैं। नामात्र के कार्यकारी होते हैं क्यों? क्योंकि जो मेन है राष्ट्रपति, जो प्रमुख होते हैं किसी राज्य के या फिर किसी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो लोकसभा में वो सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक, ये पता होना चाहिए। अब हम इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो संसद हमें पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 79 में आता है, ठीक है, और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में, और लोकसभा आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में। ये सारे आर्टिकल हमको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि
राष्ट्रपति कौन से, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है, या फिर लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है, या फिर राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि संसद कौन से अनुच्छेद में। ठीक है, तो हमने एक बेसिक खाका जान लिया यहाँ पे। अब हम इससे आगे जानेंगे। अब लोकसभा क्या है। अब आपको पता होगा सांसद वगैरह होते हैं, सांसद वगैरह होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं और जाके लोकसभा में पहुंचते हैं। लोग जनता का सदन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा चुन के आते हैं, डायरेक्टली वोट देते हैं हम इनको, इनडायरेक्टली जैसे हम राज्यसभा में इनडायरेक्टली वोट देते हैं, तो यहां पे हम क्या देते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात आती है इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना के बारे में बात करेंगे कि इनकी संरचना या फिर सदस्य संरचना। अब सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में। ऑब्वियसली 545 545 है, बट लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अब ये कैसे होंगे और वर्तमान में इतने क्यों हैं ये भी जानेंगे। अब जैसे हमें पता है वर्तमान में 545 है, ठीक है, और अधिकतम कितने होने चाहिए, 552। ये अधिकतम है और ये वर्तमान में है। ठीक, अब इनका हम थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करेंगे यहां पे क्या है। अब जो सबसे पहले अधिकतम में जाएंगे, अधिकतम सीट कैसे किया गया है यहां पे तय। तो देखो सबसे पहले अधिकतम सीटों में कम से कम 530 सीटें तो राज्य से आएंगी, 530 सीटें हर राज्य से आएंगी और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। और जो 2 सीटें हैं, आपको पता होगा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो यहां पे ये क्या होंगे, आंग्ल भारतीय। ये आंग्ल भारतीय मींस जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक, ये 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 530 जो कि राज्य से आते हैं। तो कुल मिला के देखो 530 प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू 552। अब देखो अधिकतम कैसे है, 552। अब आए समझ में। अब यहां पे वर्तमान में इतने क्यों है कम, अब ये भी जानेंगे। वर्तमान में 530 सीटें तो पूरे आ ही रहे, 530 सीटें पूरे आ रहे हैं हर राज्य से, बट जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से हमारे पास 13 ही सीटें आ रहे हैं। क्योंकि अभी देखो ये जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर यहाँ पे सांसदों का क्षेत्र तय किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम होने पर सीटें भी कम आ रही वहां पे। ठीक है, जैसे हमें पता है यूपी में सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा के, आई बात समझ में। और ये जैसे आपने देखा होगा हर विधायकों के क्षेत्र बहुत ज्यादा होते हैं, बट लेकिन सांसदों के क्षेत्र बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा जनसंख्या के आधार पर, अनुपातिक आधार पर, मतलब वहां पे सीटों का आवंटन किया जाता है। मेन यहाँ पे जनसंख्या मेन है। ठीक, तो कुल मिलाकर 530 तो राज्य से आ रहे हैं और 13 हमारे कहां से आ रहे हैं, केंद्र शासित से आ रहे हैं, और 2 एंग्लो इंडियन, जो कौन थे, एंग्लो इंडियन है। तो कुल मिला के अब यहां पे जो वर्तमान का साचा है कैसा है, 530 प्लस 13 प्लस 2। अब कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, 543 प्लस 2 545। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 545। बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ लोगे काफी आसान है, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमको ये चीज देखना है, 545 और 552 अधिकतम है तो क्यों है, कैसे है, और इनकी संरचना देखिए हमने। अगर वर्तमान में 545 है तो कहां से कितनी सीटें आकर 545 है, तो 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं, और 2 जो हमारे हैं 2 हैं एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें भी अब आगे देखेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। संरचना के बारे में हमने जान लिया, अब इनकी जो चयन है, मतलब चुनाव है, कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब जानेंगे हम इनका चुनाव के बारे में, या चयन चुनाव। ठीक है, चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले चुनाव में इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं।
प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, ये पता होना चाहिए। नंबर सेकंड पार्ट, सार्वभौमिक मताधिकार मींस 18 वर्ष। आपको पता होगा कि 18 वर्ष से ऊपर का हर कोई व्यक्ति, हर कोई आदमी या इंसान, बच्चा, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है डायरेक्टली। तो यही है, जिनको 18 वर्ष से ऊपर हो गया वो सब लोग वोट दे सकते हैं, और उन्हीं के वोट से मतलब वो यहां पे आता है। जैसे आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन 1988 लागू 1989 में हुआ। 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई चुनाव के लिए, मतलब वोट देने के लिए। ये पता होना चाहिए, मतलब 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र की गई चुनाव में वोट देने के लिए। अब जो तीसरी बात है, नंबर थर्ड जो बात है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब देखो यहां पे कोई ये तय नहीं किया गया है कि आपको इतने वोट लाने हैं तो तभी आप जीत पाओगे, नहीं। यहां पे जो ज्यादा वोट ले आएगा वो ही विजेता माना जाएगा, उसी को वहां का मतलब विजय, वहां का क्या कहते किया जाएगा, विजेता घोषित किया जाएगा। अगर मान लो कोई 1000 वोट ला रहा है, कोई 1100 वोट ला रहा है, और जो 3 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट 1000 ला रहा है, 1100 ला रहा है, एक 1500 ला रहा है, तो ये बहुमत के आधार पर जीत जाएगा। तो यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहले बहुमत पाओ और फिर जीत लो और अपना सीट ले जाओ। तो ये हमने इनके चुनाव के बारे में जान लिया कि इनका चुनाव कैसा होता है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन कर आते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार जो 18 वर्ष के सभी व्यक्ति दे सकते हैं, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब इनके बहुमत के आधार पर अगर इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट उठते हैं, जैसे आपको पता है कि उनमें से जो ज्यादा वोट लाएगा वही जीतेगा, बस वही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब हम इनकी योग्यता के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे योग्यता के बारे में, हम काफी सरल भाषा में जानेंगे ताकि हमेशा याद रहे। योग्यता के बारे में जानेंगे, योग्यता के बारे में हम क्या जानेंगे, देखो अर्हताएं, मतलब इनके पास कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए ताकि ये एक कैंडिडेट के लिए खड़ा हो पाए उस सीट पर, उस सांसद के सीट पर। अब देखो सबसे पहले आपको हमेशा ये तो पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो पंचायती स्तर का लड़ रहे हैं या लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कोई भी, आपको सबसे पहले वहां का नागरिक होना है। ये बात सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, ठीक है, जो हर जगह काम आती है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, या फिर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मतलब लोकसभा में सांसद के लिए 25 वर्ष का उम्र होना जरूरी है, 25 वर्ष हो जाने चाहिए, उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। जैसे राज्यसभा में हम 30 वर्ष देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष देखते हैं, पंचायत चुनाव में 21 वर्ष देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे 25 वर्ष, 25 इयर्स। अब नंबर थर्ड की बात करते हैं, वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वो किसी भी सरकारी कामकाज, किसी भी सरकारी जो निकाय, सरकारी जो कंपनी है या फिर सरकारी विभाग में मतलब कार्यरत नहीं होना चाहिए। यदि वो चुनाव लड़ रहा है तो उसको वहां से त्यागपत्र देना चाहिए, रिजिग्नेशन देना चाहिए, ठीक है। अब उसकी बात हम जब अगला बात करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया या पागल ना हो, या किसी ने उसको बैंक ने या फिर किसी फर्म ने उसको दिवालिया घोषित न किया हो, और वो पागल ना हो। कुल मिला के मतलब मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अब हमने उस सबसे पहले सदस्य का चुनाव कैसे होता है वो देख लिया, उसके बाद हमने जान लिया कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब इनका हम कार्यकाल के बारे में जानेंगे। अब इनके कार्यकाल है क्या आखिर इनका, कुल मिलाकर आपको पता है कि कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का है।
5 वर्ष का है। अमूमन हमें पता रहता है कि 5 वर्ष का है, चाहे निकाय में देखो, यहाँ देखो, राष्ट्रपति का देखो, प्रधानमंत्री का देखो 5 वर्ष, बट लेकिन राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष का होता है। अब मैंने एक बात ये भी कहा था, ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, 5 वर्ष का तो है, लेकिन कभी भी बहुमत अगर खो देता है सदन, मतलब बहुमत खो देने पर सभा कभी भी विघटन हो सकता है। इसका विघटन कार्यकाल से पहले भी हो सकता है। बहुमत खोने पर पहले भी विघटन हो सकता है। अगर बहुमत खो दिया तो पहले भी विघटन हो सकता है, ठीक है। ये चीज हमको पता होना चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है नॉर्मली, बट लेकिन कभी भी बहुमत खो दिया है तो उससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है। तो यही कारण है अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं। मतलब लोकसभा को भंग करने का जो प्रावधान है आर्टिकल 85 में लिखा गया है, जो कि राष्ट्रपति के अंडर में होता है, राष्ट्रपति भंग करते हैं, ठीक। अब एक और बात है, जब आपातकाल चल रहा होता है, ठीक है, जैसे आपातकाल चल रहा होता है, आपातकाल के दौरान यह होता है कि एक वर्ष बढ़ाया जाता है। आर्टिकल 83 के 2 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 83 के 2 के अकॉर्डिंग संविधान में यह भी लिखा है, यह भी प्रावधान है कि अगर मान लो देश में आपातकाल चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, आपातकाल चल रहा है, तो एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि इकट्ठे 2 साल 3 साल बढ़ा दे, नहीं। क्या होगा, जैसे मान लो इस मंथ में, अभी भी इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ को या फिर नेक्स्ट 2 मंथ के बाद क्या है, फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले, लेकिन अचानक से राष्ट्रपति चुनाव आपातकाल लग गया है, तो क्या करेंगे, अब जैसे +1 ईयर, अब 5 ईयर तो है ही, +1 जोड़ के 1 ईयर बढ़ाएंगे। अगर आपातकाल खत्म नहीं हुआ है फिर उसके बाद 1 वर्ष बढ़ाएंगे, और फिर भी 1 वर्ष आपातकाल खत्म नहीं हुआ है फिर 1 वर्ष बढ़ाएंगे। जब तक आपातकाल खत्म नहीं हुआ है तो एक करके बढ़ाएंगे, ना कि इकट्ठे 2 3, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि एक करके वर्ष बढ़ाते हैं, एक वर्ष करके, जो कि आर्टिकल 83 के 2 पे लिखा गया है, ठीक। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के समय पर, ठीक है, तब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने जो कार्यकाल है 5 वर्ष को बढ़ाकर 6 वर्ष किया। 5 वर्ष को बढ़ाकर कितना किया, 6 वर्ष किया। बट आफ्टर दैट 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जब मोरारजी देसाई जी थे हमारे प्रधानमंत्री, तब उन्होंने फिर से इसको रिवर्स किया, मतलब 6 वर्ष से कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया, पुनः 6 वर्ष से कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। ये हमें पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत कार्यकाल जो लोकसभा का 5 वर्ष किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1976 42वां संविधान संशोधन। जब बात करी जाएगी किस संविधान संशोधन के तहत फिर पुनः 6 से 5 वर्ष किया गया, तो जवाब होगा आपका 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में होगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे देश में आपातकाल के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है, 352 से लेकर 360 तक, ये आपातकाल के लिए। अब कैसे, अब आपको पता होगा 352 में सशस्त्र विद्रोह वगैरह, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण। 356 में आपको राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 360 में आपको वित्तीय आपात, जब वित्तीय संकट हो जाता है तब वित्तीय आपात लगता है। जब किसी देश में भारत में सशस्त्र विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण हो जाता तो 352 आपातकालीन लगता है 352 के तहत। और 356 के तहत जब किसी राज्य की कार्यपालिका संविधान के व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो या फिर वहां का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो विफल हो चुकी हो, तो तब वहां पे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल लग चुके हैं। कब कब, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको 1962 जब चाइना वॉर हुआ था, चाइना इंडिया वॉर हुआ था, ठीक है। उसके बाद
फर्स्ट तो ये, सेकंड कब हुआ 1971 जब पाकिस्तान के साथ हुआ था। अब थर्ड जो हुआ 1975 जब आंतरिक अशांति हुआ था, बट लेकिन ये शॉर्ट आउट हो गया था, इसका भी 1977 में ये शॉर्ट आउट हो गया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमारे देश को अब तक 3 बार आपातकाल लगे हैं, 1962, 1971 एंड देन 1975। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक, अब हमको ये भी पता कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बट लेकिन मोहम्मद पहले खो दिया तो विघटन पहले भी हो सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और अनुच्छेद 83(2) के अकॉर्डिंग एक वर्ष राष्ट्र आपातकाल के दौरान हम क्या कहते हैं कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये चीज हमने अच्छी तरह से जानी। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जब नेक्स्ट की बात करेंगे, अब देखो आपको पता होगा अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है जिसको हम पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनकी कुछ खासियत है। देखो लोकसभा अध्यक्ष, इनसे पहले हम एक प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते हैं। जब नए नए सांसद चुनकर आते हैं, अब पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति उन सांसदों में से एक वरिष्ठतम सांसद को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनता है, और वही प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। और जब दूसरी बैठक होती है तो सर्वसम्मति के आधार पर सभी सांसद होते हैं बहुमत के आधार पर अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, जो कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो कॉमनली पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, इनके पास देखो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, इनके पास एक पावर 110 के तहत धन विधेयक की बात करते हैं। 110 के तहत धन विधेयक होता है। मींस धन विधेयक को किसी विधेयक को धन विधेयक कहने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। यदि सबसे पहले तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में। ठीक है, जब लेकिन राज्यसभा उसको 14 दिन के अंतर्गत उसको पारित ना करे तो ये धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाता है। ठीक है, ये शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक, और इनके साथ ये क्या करते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आई बात समझ में? ये नहीं कि राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्षता कौन करते हैं? 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्ष। जब राज्यसभा लोकसभा, मतलब कभी कभी होता है कि किसी प्रस्ताव को कोई बिल लाया होता है, उसमें वोटिंग वगैरह जरूरत पड़ती है, तो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य वहां पे आते हैं, तो कुछ संयुक्त बैठक इसी तरह से होता है वहां पे। तो दोनों दलों का, दोनों सभाओं का, लोकसभा और राज्यसभा हो, उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये बताना चाहिए। और एक और खास बात है, जब किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर हो, मान लो कोई बिल लाए हैं, उसको पारित करना है, या कोई भी कानून है उसको पारित करना है, 50-50 हो गया, 50-50 वोट, मान लो 50 वोट राज्यसभा के हो गए, 50 वोट लोकसभा के हो गए। अब बराबर में अब विजेता किसको घोषित करें? तो ऐसे मौके पर जो अध्यक्ष जी हैं वो अपना निर्णायक वोट देते हैं। ठीक है, और वोट बराबर होने पर जो निर्णायक वोट है, निर्णायक वोट देते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। यदि वोट बराबर है किसी प्रस्ताव को लेकर तो वहां पे अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त में नहीं दे सकते। कब? जब इन पर हटाने का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, सर्वसम्मति मतलब लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, यहां पे बहुमत 1/3 हाफ उसके वजह से नहीं, यहां पे सभी को एक मुश्त होकर उस प्रस्ताव को लाना होता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, तभी वो चीज वहां पे देखा जा सकता है। ठीक, बट लेकिन जब हटाना हो लोकसभा अध्यक्ष को, पहले तो 14 दिन पहले सूचना दे देनी चाहिए, वरना नहीं मानी जाएगी। उनको हटाने प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो इनके ऊपर हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, या कोई भी काम चल रहा है हटाने का, प्रोसेस वगैरह चल रहा है, तो उस दौरान ये पीठासीन अधिकारी नहीं कहलाएंगे, सिर्फ
इनको लोकसभा में बोलने का अधिकार रहेगा, भाग लेने का अधिकार रहेगा, पहले वोट देने का अधिकार रहेगा। बट ऐसे कंडीशन में जब वोट बराबर होंगे तब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जब उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही होगी तो उनको निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यह हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ विशेष जो शक्तियां हैं, कुछ विशेषताएं। अब इसमें देखो, विशेषता में हम देखते हैं यहां पे सरकार बनाने के लिए हमेशा बहुमत लोकसभा में लाना पड़ता है। आपने देखा होगा लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, बहुमत सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, ठीक। तो वहीं पे सरकार बनता है। बहुमत सदैव सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत लाना होता है। क्या है? बहुमत लाना होता है। जब सरकार बनाना है, जैसे मोदी जी की सरकार है, तो उनके जो एनडीए जो गवर्नमेंट है, बीजेपी के जितने भी जो सांसद हैं, वो उनके बहुमत के आधार पर तो सरकार बनी है। अगर नहीं होता तो कहां से बनते? तो यही है कि सदैव लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत लाना होता है। नंबर इफेक्ट की तो ये बात है। अब जो नंबर सेकंड विशेषता हमने देख लिया, 110 धन विधेयक देख लिया। और नंबर तीसरी बात है मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद होता है हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जितने भी जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। मीन्स सदैव सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत लाना होता है। 110 जो धन विधेयक है उनके पास जो शक्ति है, और मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आप देखोगे मंत्रिपरिषद है कौन? मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद बनते हैं 3 चीजों से। आपने नाम सुना होगा कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, फिर उसके बाद सुना होगा राज्य दर्जा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार, हम जिसको भी कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। अब उसके बाद आपने एक सुना होगा उप मंत्री। अब देखो इनके बारे में भी जानेंगे आसान भाषा में। अब कैबिनेट क्या है, राज्य मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है, ये तीनों को मिलाकर हमारी मंत्रिपरिषद बनती है, ठीक है। अब कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनको प्रमुख मंत्रालय सौंपे होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। ये क्या हो गए? प्रमुख हो गए। वित्त मंत्रालय है, ये प्रमुख हो गए कैबिनेट स्तर के आगे। जो राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, वो कैसे मंत्री होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने मंत्रालय के किसी एक विभाग को या फिर अपने सहयोग के लिए किसी भी विभाग को या कोई भी काम अपनी सहायता के लिए जिस मंत्री को चुनते हैं वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। अपनी सहायता के लिए या अपने विभाग में सहायता के लिए किसी मंत्री को जब चुनते हो वो स्वतंत्र प्रभार या फिर राज्य मंत्री कहलाते हैं। लेकिन ये मंत्री जो भी काम करते हैं वो कैबिनेट मंत्री के देखरेख पर, उनके निर्देशन पर कार्य करते हैं। और जो ये उपमंत्री हैं वो भी किसी विभाग के अंतर्गत मीन्स इनके राजनीतिक कार्य को या संसदीय कार्य को मतलब कार्यान्वित करते हैं, ठीक। तो मेनली ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया? मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे कुछ विशेष। अब देखो आरक्षण के बारे में क्या है यहां पे। अब आरक्षण कितना है? अब आपको ये पता होगा 330 आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग लोकसभा में एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। आर्टिकल 330 में एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए सीट के लिए, जब वर्तमान में हमारे पास 84 सीट इनके लिए हैं और 47 सीट इनके लिए हैं आर्टिकल 330 में, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है। ये प्रावधान पहले 10 साल के लिए था 1960 तक ही,
फिर 10 साल के लिए और बढ़ा, फिर 10 साल के लिए और बढ़ा, बट लेकिन 95 जो संविधान संशोधन था, 95वां संविधान संशोधन 2009 में ये कहा गया कि ये कोई भी बदलाव नहीं होगा 2020 तक, जो के त्यों रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। मींस 95 संविधान संशोधन 2009 के तहत ये कहा गया कि 2020 तक वही रहेगी जो पहले बना रखा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बढ़ाना है या घटाना है, ऑब्वियसली बात है, घटेंगे तो नहीं, बढ़ेंगे। अब उसके बाद 331 की बात जब हम करते हैं, यहां पे एंग्लो इंडियन मींस आंग्ल भारतीय, अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीयों के लिए किया गया है, ठीक है, जो कि हमारे पास कितने सीट हैं, 2 सीट है, ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन इसको भी पहले कुछ ही समय के लिए कहा था, बट लेकिन इसके लिए भी सेम है, 95वां संविधान संशोधन 2009 के अकॉर्डिंग इसको भी 2020 तक यही रखा है। और उसके बाद फिर सोचेंगे बढ़ाना है या क्या करना है, या फिर इस प्रक्रिया को हटाना है, क्या करना है, ठीक। तो हमने आरक्षण के बारे में जान लिया। मींस आरक्षण 330 के में रखा गया है, एससी और एससी के लिए 84 सीट्स है और एसटी के लिए 47 सीट्स है। 95 संविधान संशोधन 2009 के तहत 2020 तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो है वैसे ही रहेगा, सेम फॉर 331 आर्टिकल्स फॉर एंग्लो इंडियन, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट की जब बात करते हैं, ठीक है, अब आरक्षण के बाद कुछ बात करते हैं, लेकिन इसमें देखो कुछ जो सीटें हैं इनमें ये मेनली यहाँ पे जो सांसद कुछ सीट होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर यहाँ पे तय किए जाते हैं, ठीक है। बट इनको तय कैसे, हर जैसे हमारे वहां पे जनगणना होती है हर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनसंख्या जब बढ़ती है या जनसंख्या के बारे में पता चलता है कि तो कितनी जनसंख्या, तो उस क्षेत्र में सीट बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर ये सीटें बढ़ती है जनसंख्या के आधार पर। बट लेकिन जो 84 जो 84वां संविधान 84 जो संविधान संशोधन था, 84 जो संविधान संशोधन था 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग इसको 25 वर्ष कर दिया गया। मींस 2001 में ये कहा गया कि 2026 तक कोई भी सीट बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं, सोचेंगे उसके बाद सोचेंगे कि जनसंख्या के आधार पर हमको कितना बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर 2001 में किया गया, तो 2026 में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 552 से कुछ ज्यादा हो गए, 545 से कुछ ज्यादा हो गए, ये ऑब्वियस आपको देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए 2026 तक ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ये भी है, जो सांसद होते हैं वो बगैर किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, ठीक है, 60 दिन अनुपस्थित रहने पर, बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिन अनुपस्थित रहने पर हटा दिया जाता है या फिर उनका पद रिक्त मान लिया जाता है। मतलब जब कोई भी सांसद है वो बिना किसी सूचना के, कोई भी सूचना नहीं बता रखी है तो मुझे क्या कारण है अनुपस्थित रहने का, कोई बगैर किसी सूचना के अगर वो लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो क्या होगा, उसको उसका पद रिक्त माना जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ और भी इसमें फैक्ट्स हैं, हम देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कोरम, जिसको हम गणपूर्ति कहते हैं हिंदी में। कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, गणों की पूर्ति करना, लोगों की पूर्ति करना। आमतौर पर आपने देखा होगा कि सत्र होते हैं, जैसे मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, ठीक है, मानसून सत्र होता है, ठीक। तो ये चीज शीतकालीन सत्र होता है। तो इस दौरान जो भी सत्र होते हैं या जो भी बैठक होती है, मतलब हमारे जो लोकसभा में कोई भी जब बैठक की जाती है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उस दौरान कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। अगर मान लो 545 सदस्य हैं तो इनका 1/10, तो अराउंड 55, ठीक है, अराउंड 55
सदस्य होने जरूरी है, तभी उसको बैठक का रूप माना जाएगा, तभी निर्णय लिया जाएगा। यदि 1/10 से कम है, मीन्स 55 से कम है, तो उसको बैठक का रूप नहीं माना जाएगा और कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब कोई भी सांसद चुनाव लड़ता है, सबसे पहले जमानत, जब टिकट लेने जाता है तो जमानत के लिए कुछ राशि जमा करना होता है हर एक कैंडिडेट को। तो क्या होता है, उसकी जमानत, कभी बोलते ना लोग कि मेरी उसकी तो जमानत बची नहीं। अब ये कैसी, ये क्या प्रक्रिया है, देखते हैं। अगर जो कैंडिडेट 1/6 वोट, ठीक है, 1/6 वोट लाता से कम लाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। कम से कम उसको 1/6 वोट लाना जरूरी है, तभी जमानत बचेगी। ठीक है, 1/6 वोट है, 1/6 से ज्यादा कितना भी ला ले उसकी जमानत बच जाएगी। 1/6 से कम होगा तो उसकी जमानत राशि बिल्कुल रद्द हो जाएगी, उसको जमानत बचेगी नहीं। ठीक है। अब एक और होता है विपक्ष। विपक्ष की जब हम बात करते हैं, लोकसभा में देखा होगा एक विपक्ष का नेता होता है, एक पक्ष का नेता होता है। अब विपक्ष का नेता कौन होता है? हर किसी को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाता है। जैसे मान लो जो सरकार में अभी बहुमत के द्वारा, जो बहुमत के आधार पर जिसकी सरकार है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो वोटे ला रही, जो सीट्स लाए हैं, उनको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अगर उतने ज्यादा सीट भी नहीं लाए हैं तो क्या होगा उस कंडीशन में, 1/10 सीटें जो लाया है उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। जैसे 545 सीटें हैं तो कम से कम 55 वो सीटें जो लाया है, 55 सांसद, 55 मेंबर्स जिसके पास है, 55 सांसद जिसके पास है, उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। आया बात समझ में? उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा, ये पता होना चाहिए। ठीक। और इसमें जो त्यागपत्र होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है। अध्यक्ष जो त्यागपत्र, अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। मतलब सेम, बिल्कुल आसान, एक दूसरे को देते हैं। ठीक है। अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। जब त्यागपत्र से संबंधित कुछ ऐसा हो तो एक दूसरे को क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं। तो हमने एक सारा चीज जान लिया। मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इससे बाहर का और कुछ भी नहीं आ सकता इस टॉपिक से, क्योंकि लोकसभा को हमने बहुत आसानी से जाना, आसान भाषा में जाना। और हमको पता है कि जब सरकार बनानी होती है तो लोकसभा का चुनाव होता है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे सरकार में है, जब इनका कार्यकाल खत्म होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि फिर से सांसद जो आपके क्षेत्र के सांसद चुनाव में खड़े उतरे हैं। ठीक है। तो यही है। तो इसीलिए हमेशा सरकार बनाने के लिए कहां पे, लोकसभा में बहुमत लाना होता है, अन्यथा नहीं। मीन्स राज्यसभा में नहीं। कैंडिडेट, हाँ, प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो हो सकता है राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन बहुमत तो लोकसभा में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफी आसान भाषा में समझाया और इस चैप्टर से आने वाले हर प्रश्न को आप आसानी से चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।